हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन ठोस अवस्था को पढ़ा था, जिसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसको चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक अल्टरनेट करके एक लेसन इनऑर्गेनिक का, एक लेसन ऑर्गेनिक का पढ़ा जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको जो आपका भाग 2 करके बुक दे रखा है, उसमें इसका हिस्सा दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन का। तो आइए सबसे पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो मैंने यहाँ पे विशेष सूची नोट कर रखा है। सबसे पहला लेसन इसमें आपका दे रखा है हैलो एल्कोन, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, जो कि अभी हम लोग शुरू भी करेंगे। इसके बाद है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, विभिन्न क्रियात्मक समूह वाले। OH क्रियात्मक समूह हो तो एल्कोहल हो जाता है। इसके बाद फिनाल है, जब एरोमेटिक रिंग में OH ग्रुप जुड़ जाता है। इसके बाद ईथर है, ठीक है। पुलिस श्रृंखला वालों में जब ईथर ग्रुप जुड़ता है तो इनका जो है, चाहे हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन हो, एल्कोहल हो, फिनाल हो, ईथर हो, इन सब में मुख्य रूप से हम लोगों को बच्चों पहले तो इसकी मीनिंग जाननी होगी, इसकी संरचना जाननी होगी, इसके प्रकार जानना होगा, इसके निर्माण जानना होगा, और सबसे लास्ट में इसके उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी जो लेसन में विभिन्न प्रकार के यौगिकों का क्रियात्मक समूह के द्वारा जो यहाँ पे कैटेगराइज किया है, उनमें सब में यही चीज पढ़नी है। पहले संरचना, फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन, ये कितने प्रकार का होता है, उसका निर्माण कैसे, प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसका उपयोग, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब का IUPAC नामकरण भी पढ़ना है। तो सब में सेम चीज वही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा लेसन आपका एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर का है। तीसरा लेसन आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें एसिटिक अम्ल वगैरह जो आप पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक समूह वाला पढ़ेंगे। इसके बाद एल्डिहाइड जैसे कार्बोल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, इस तरीके से। इसके बाद एमाइन ग्रुप वाला हम लोग पढ़ेंगे। एमाइन ग्रुप का मतलब NH2 जब ग्रुप जुड़ता है किसी हाइड्रोकार्बन से तो उसको एमीन कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अगला है जैव अणु। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के, या कोई भी जीवधारी हो, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों से ही बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, लिपिड्स है। तो इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा या लिपिड को हम लोग जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनका अध्ययन हम लोग इस जैव अणु के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा होता है, तो वो भी इस कार्बनिक रसायन में हमको पढ़ना रहेगा। इसके बाद है बहुलक, छोटे छोटे एकलक इकाइयों को मिला के बड़ी सी बहुलक इकाई, उच्च अणु भार, निम्न अणु भार वाले यौगिकों से उच्च अणु भार वाले यौगिकों का जब निर्माण होता है तो उसको कहते हैं बहुलक। इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, संश्लेषित रेशों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण लेसन ये भी रहेगा। इसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, हम लोगों के जीवन में रसायन का क्या महत्व है। आप देखते हो, एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हम लोग कोई भी बीमारी हमको होती है तो हम लोग दवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से हमारे रसायन का महत्व है, क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में लेसन के अंतर्गत पढ़ना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुल कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कुल आपको 7 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। हैलो एल्केन, हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन। और मैंने बताया कि ये जो ऊपर के 4 लेसन है, इनमें क्या पढ़ना है, इनके गुण पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ने, इनके निर्माण पढ़ने, इनके उपयोग पढ़ने और इनके नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। इसके बाद है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने बताया बायोकेमिस्ट्री का ये हिस्सा है, ये आपको यदि आप बायो पढ़ते होगे तो उसमें भी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में जानेंगे, और एंजाइम वगैरह के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि सारे के सारे रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। इसके बाद बहुलक, मैंने कहा प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों के बारे में जानेंगे, और दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप इस विशेष सूची को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपको सिलेबस का ज्ञान रहे, क्या क्या पढ़ना है।
और अब हम लोग शुरू करेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। बच्चों, इसको जानने से पहले हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना होगा, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने भी लाखों कार्बनिक यौगिक संख्या बहुत अधिक होती है, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, वे सभी के सभी हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन से ही अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को कार्बनिक यौगिकों का जनक कहा जाता है। तो पहले जनक के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर इनको शुरू करें, क्योंकि यदि हाइड्रोकार्बन को जान गए तो इनको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? नाम से क्लियर, हाइड्रोकार्बन क्या है ना? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हैं शब्द छिपा हुआ है। एक हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन तो पूरा लिखा ही हुआ है, यानी ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता हो। ठीक है, ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, ऐसे सभी यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से एक यौगिक बन रहा है। देखिए इसमें, इसको बोलते हैं मेथेन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन। इसी तरीके से एक और देखते हैं C2H6, इसी तरीके से C2H4। तो ये जितने भी यौगिक आप देख रहे हो सब में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसलिए इन सभी यौगिकों को हम बच्चों हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ में आता है? इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन में मौजूद कार्बन कार्बन के बीच बाइंडिंग या श्रृंखलन के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है बच्चों एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब एलिफैटिक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बच्चों कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम एल्केनों का जो है सूत्र बनाते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड दो प्रकार का हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसको एल्केन भी कहते हैं। इसके बाद असंतृप्त को पुनः दो भागों में बांटा गया। एक डबल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं एल्कीन। क्या नाम देते हैं? एल्कीन। और एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं एल्काइन। क्या नाम देते हैं? एल्काइन। तो एलिफैटिक कंपाउंड देखा जाए तो तीन प्रकार का हो गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहे तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो एल्काइन। और ये सभी के सभी बच्चों खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एरोमेटिक। एलिफैटिक के बाद क्या हाइड्रोकार्बन है बच्चों? एरोमेटिक।
और इसमें मुख्य रूप से आती है बच्चों, ये बंद श्रृंखला वाले होते हैं, और इसमें मुख्य रूप से आता है बेंजीन। क्या आता है? बेंजीन। इसकी श्रृंखला ऐसी होती है, बंद श्रृंखला है, हेक्सागोनल अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेंजीन। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो सभी के सभी इस बेंजीन के उत्पन्न होते हैं। आप कहेंगे व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बार बार बोला जा रहा है। एक्चुअल में जैसे कोई एल्केन है, ठीक है, जैसे मैंने मेथेन लिखा है एल्केन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके और उसके जब कुछ और जोड़ दें, ठीक है, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन कम करके और इस कार्बन से कोई और एटम जोड़ दें, तो वो कहलाएगा कि मेथेन से ही तो वो बना है, तो वो कहलाएगा कोई एल्केन का, क्योंकि मेथेन एल्केन है तो कहा जाएगा वो एल्केन का उत्पन्न हो गया, उसी से डेराइव, उसी से बना है। उसी तरीके से यदि बेंजीन रिंग में से हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के और कोई दूसरा आइटम जोड़ दें, तो उसको कहेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड का व्युत्पन्न है या बेंजीन का व्युत्पन्न है। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। इसमें दो ही तत्व होगा, हाइड्रोजन और कार्बन। शेष जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हीं के व्युत्पन्न होते हैं। समझ में बात आ रही है? और फिर मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले को एलिफेटिक कहा जाता है, पुनः इसको दो भागों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरा जो है असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहा जाता है। इसके बाद अगला मैंने बताया एरोमेटिक, इसे मैंने कहा कि बेंजीन होता है, और एरोमेटिक से जितने भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है सभी के सभी बेंजीन के ही उत्पन्न होते हैं। इसमें से भी हाइड्रोजन को हटा के और कोई दूसरा एटम उसके पास जोड़ दिया जाए तो निर्माण होता है अन्य कार्बनिक यौगिकों का, जिसको हम लोग बेंजीन का उत्पन्न कहते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नाम लिखा है हैलोएल्केन और हैलोएरीन। इसमें बच्चों जो हैलो शब्द लिखा है, हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हैलो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन 17वां पीरियोडिक टेबल में जो 17वां समूह होता है, उस समूह के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसमें आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद एस्टेटीन भी होता है लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल अभिक्रियाओं के लिए। तो इसमें हाइड्रोजन 17वें समूह के तत्वों की बात हो रही है, इनको हाइड्रोजन बोलते हैं। और हाइड्रोजन के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं कार्बनिक में? हाइलो शब्द यूज करते हैं। अब बताइए, और आगे लिखा है एल्केन, तो ये बताइए जो अभी हम लोग ये एल्केन पढ़े हैं, ठीक है, एल्केन पढ़े हैं, इसी में से कार्बन, इसी में से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उस हाइड्रोजन को हटा के और उसके जगह पे हम लोग 17वें समूह का कोई तत्व अर्थात कोई हाइड्रोजन जोड़ दें तो उसी यौगिक को बच्चों हम लोग कहते हैं हैलोएल्केन। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि हैलोएल्केन का क्या मतलब है? मैंने कहा कि ये जो एल्केन हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इस एल्केन में से कोई हाइड्रोजन कम, कार्बन नहीं कम करना है, कोई हाइड्रोजन कम करके और उसके जगह पे 17वें समूह का कोई तत्व यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो उस यौगिक को हम लोग एल्केन ना बोल के बल्कि अब उसको हम लोग हैलोएल्केन बोलेंगे, क्योंकि उस एल्केन के साथ अब हाइड्रोजन वर्ग का कोई तत्व जुड़ चुका है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें, वो CH3 है, ठीक है, इसकी संरचना में बनाता हूं, कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा दे रहे हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करवा रहे हैं। ठीक है, और कैसे होगा? मान लीजिए क्रिया हम क्लोरीन से करा दे रहे हैं एल्केन की, ठीक है, तो उसमें जो क्लोरीन है वो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद इसके पास आके जुड़ जाएगा। पहले जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो उसको हम लोग बोल रहे थे एल्केन। क्या बोल रहे थे? एल्केन।
और अब उसके जगह पे देखिए हाइड्रोजन वर्ग का एक सदस्य आके जुड़ गया, तो अब इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हाइड्रोकार्बन को समझ लेंगे तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन काफी आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो हाइलो एल्केन आपको समझ में आ गया कि एल्केन में हाइड्रोजन हटा के और कोई हाइड्रोजन या सतनामा समूह कोई तत्व जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइलोजन, हाइलो एल्केन। अब हाइलो एरीन क्या है बच्चों? जब ये बेंजीन रिंग जो अभी पढ़ रहे थे एरोमेटिक, इसको हम लोग एरीन बोलते हैं। बंध श्रृंखला वालों को क्या बोल सकते हैं? एरीन। अब इसमें से कोई हाइड्रोजन हटा के और उसके जगह पे कोई हाइलो वाला ये सदस्य जुड़ जाए, जैसे मैं यहां पे बनाता हूं, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के और इसके जगह पे ऐसे क्लोरीन जुड़ जाए, तो पहले इसको बेंजीन बोल रहे थे, ठीक है, या सिर्फ एरीन बोल रहे थे, और जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया अब इसका नाम हो जाएगा बच्चों हाइलो एरीन, ठीक है। तो जब खुली श्रृंखला वाले यानी एल्केन से, एल्कीन और एल्काइन की बात नहीं हो रही है, जब एल्केन से जुड़े तो उसको हाइलो एल्केन बोलेंगे, और जब बेंजीन रिंग में से कोई हाइड्रोजन हट के और उसके जगह पे कोई हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो तो उसको हम लोग हाइलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मीनिंग भी लिखी हुई है, हाइलो एल्केन, एल्केन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को हाइलो एल्केन्स कहा जाता है, ठीक है। किसके व्युत्पन्न को? एल्केन्स के। एल्केन्स में से हाइड्रोजन हटा के और कोई हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव उसी से बना हुआ, इसीलिए एल्केन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को क्या कहेंगे? हाइलो एल्केन्स कहेंगे। हाइलो एरीन क्या है? जब किसी एरोमेटिक रिंग से, ये एरोमेटिक रिंग है, एक रिंग बन जा रही, बंध श्रृंखला बन जा रही है, जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, एक या अधिक जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने उसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हाइलो एरीन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो, या इसको सिंपल नाम इसका होता है एरिल हैलाइड। क्या नाम बोलते हैं इसको? एरिल हैलाइड। ये इसका आयुर्वेद नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। तो आई होप आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के होते हैं। इसको वर्गीकृत करने के लिए दो आधार बनाया गया है। एक कि उसमें से एल्केन में से, अभी मैं बताया हूं कि एल्केन और एरीन में से हाइड्रोजन हटा के जब कोई हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों, तो उसी को हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन कहा जाता है। तो कितने हाइड्रोजन हटेंगे और जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने ही हाइड्रोजन उससे ऐड होंगे। तो एक तो इसके आधार पे कि किसी एल्केन में या किसी एरीन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं कितने हाइड्रोजन के द्वारा, उसके आधार पे ये कितने प्रकार के इनका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा जो आधार है बच्चों कि उसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो जिस कार्बन से ऐड हो रहा है उसकी संकरण अवस्था क्या है, समझ में बात आ रही है? उसकी हाइब्रिड अवस्था क्या है, उसकी संकरण अवस्था क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, उसमें उस कार्बन में जिससे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसके आधार पर एक वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि किसी एल्केन या एरीन में से एक हाइड्रोजन हटा के और एक हाइड्रोजन ऐड हो, समझ में बात आ रही है? तो ऐसे हाइलो एल्केन या हाइलो एरीन को बच्चों हम लोग मोनो हाइलो एल्केन या मोनो हाइलो एरीन कहेंगे। यदि दो परमाणु आप हाइड्रोजन के ऐड हो रहे हैं तो उसको डाई हाइलो एल्केन या डाई हाइलो एरीन कहेंगे। इसी तरीके से तीन जब वहां पे रिप्लेस होंगे तो ट्राई हाइलो, और इसी तरीके से चार होंगे तो उसको टेट्रा हाइलो, और चार से अधिक होंगे तो हम लोग पॉली हाइलो एल्केन या पॉली हाइलो एरीन कहेंगे। समझ में बात आ रही है? आइए इसको एक एक करके जान के उदाहरण के द्वारा। जैसे पहला है मोनो हाइलो एल्केन।
इसमें अभी क्या बता रहे थे कि एक हाइड्रोजन कम हो, जैसे मान लीजिए मीथेन है और इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें से हट गया और एक क्लोरीन परमाणु ऐड हो गया। एक ही तो यहाँ पे आपको क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और सिर्फ एक ही परमाणु दिखाई दे तो इसका नाम आप क्या दोगे? मोनोहाइड्रोएल्केन। इसको विस्तार से लोग आगे नामकरण इसका पढ़ेंगे, वहां भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसका देख लिया गया। इसी तरीके से ये देख लीजिए, इसमें भी आपको क्लोरीन यानी हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों जो कंपाउंड हैं जो कि सिंगल खुली श्रृंखला वाले सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसको हम तुरंत पहचान लेंगे कि मोनोहाइड्रोएल्केन है। और यदि यही पे बंद श्रृंखला होती और उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु ऐड होता तो इसको हम नाम देंगे मोनोहाइड्रोएरीन। ठीक है, इसी तरीके से 2 रिप्लेस होगा एल्केन में से, ठीक है, हाइड्रोजन, और उसके जगह 2 कोई एल्केन ऐड हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए 2 क्लोरीन ऐड हो रहा है, Cl2 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कम हुआ था तो 3 लिखा था, चौथा ये था, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन कम हो गया, 2 क्लोरीन ऐड हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों डाइहाइड्रोएल्केन। एक और उदाहरण यहाँ पे लिखा देखिए 2 क्लोरीन ऐड है, तो ये भी क्या है? डाइहाइड्रोएल्केन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इनका एक विशेष नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके और एक ही कार्बन से जुड़े हो, यहाँ पे ये सोचिएगा हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मैं सिर्फ लिखने का ऐसे लिखा हूं तरीका, वरना इसको हम ऐसे लिखते CHHCl। एक्चुअल में इसकी संरचना ये है बच्चों, ठीक है, तो चूंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला बार बार बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आता है? तो अब देखिए एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन परमाणु लगा हुआ है, तो इसको हम एक विशेष नाम और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या नाम देते हैं? जैम डाइहैलाइड। कब नाम देंगे? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो, और यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं और निकटवर्ती से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये कार्बन जस्ट इसके बगल में ये कार्बन है, तो जब पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो इसको नाम देते हैं लोग विसिनल डाइहैलाइड। तो इन पे परीक्षा में प्रश्न आता है कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, तो बताओगे कि जब 2 हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो उसको विसिनल डाइहैलाइड, और जब एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हो उसको जैम डाइहैलाइड बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद है डाइहाइड्रोएरीन। जब इस बंद श्रृंखला से बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो तो इसको डाइहाइड्रोएरीन बोलेंगे, 3 ऐड हो तो इसको ट्राइहाइड्रोएल्केन और ट्राइहाइड्रोएरीन बोलेंगे। इस तरीके से बच्चों यदि 4 ऐड हो तो उसको टेट्राहाइड्रोएरीन या एल्केन बोलेंगे, और 4 से अधिक हो तो उसको पॉलीहाइड्रोएल्केन या पॉलीहाइड्रोएरीन बोला जाएगा। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन, किसके आधार पे? तो कितने हाइड्रोजन परमाणु उस एल्केन या एरीन से जुड़ रहे हैं उसके आधार पर। इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा इसका जो प्रकार है उसको पढ़ लेते हैं। इस कार्बन परमाणु की, ये जो कार्बन परमाणु है जिसे ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, इसकी संकरण अवस्था क्या है, उसके आधार पे इस हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन को कितने भागों में बांटा गया, नोट कर लीजिए इसको। आइए इसका दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। हाइड्रोएल्केन तक मोनोहाइड्रो यौगिकों का संकरण के आधार पर वर्गीकरण, और संकरण किसका निकाल लेते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संकरण की बात होती है, समझ में बात आ रही है? तो कार्बन के संकरण अवस्था को कैसे निकालते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। कैसे निकालोगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसको मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स, उस कार्बन से कितने अन्य एटम जुड़े हुए हैं उसी के आधार पर हम लोग कार्बन की संकरण अवस्था को बताते हैं, ठीक है। इसमें प्लस लोन पेयर भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों 99.9% कार्बनिक यौगिकों में लोन पेयर नहीं पाया जाता है। तो सिर्फ यदि आपको इतना भी ध्यान है, ठीक है, कि सिर्फ उस कार्बन से कितने नंबर ऑफ एटम लगे हुए हैं
तो आप उसका आसानी से उस कार्बन परमाणु की संकर्ण अवस्था को बता सकते हो। यदि उससे बच्चों 4 एटम लगे हों, कितने एटम लगे हों? 4, तो उसकी संकर्ण अवस्था जो होगी वो sp3 होगी। इसको भी नोट कर लेंगे। यदि 3 एटम लगे हों तो उसकी जो संकर्ण अवस्था होगी sp2 होगी, और यदि 2 एटम लगे हों तो उसकी जो संकर्ण अवस्था होगी बच्चों वो sp होगी। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि कार्बन की संकर्ण अवस्था में इस ट्रिक से निकालते हैं उसे कितने नंबर ऑफ एटम, कितने परमाणु उससे जुड़े हुए हैं अन्य, और लोन पेयर कितना है। तो लोन पेयर का वाला झमेला ही मैंने कहा खत्म। 99.9% में लोन पेयर पाया ही नहीं जाता है, तो सिर्फ आपको एटम पे ध्यान देना है। और यदि 4 एटम लगे हों तो sp3 संकर्ण होगा, यदि 3 एटम लगे हों तो sp2 संकर्ण होगा, और यदि 2 एटम लगे हों तो sp संकर्ण होगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो एल्केन होता है बच्चों, उसमें कार्बन से 4 एटम जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले में 4 एटम, यानी इसीलिए एल्केनों में जो कार्बन होता है उसमें हमेशा sp3 संकर्ण होगा, एल्कीन वाले में हमेशा, डबल बॉन्ड वाले में हमेशा sp2 संकर्ण होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में हमेशा sp संकर्ण पाया जाता है। तो आइए इसके हिसाब से कुछ चीजों को समझते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है बच्चों क्लासिफिकेशन में कि यदि कार्बन जिससे कि x का मतलब हाइड्रोजन, जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है उस कार्बन की संकर्ण अवस्था क्या होनी चाहिए? sp3। तो इसके आधार पे उस मोनो हाइड्रो एल्केन यौगिकों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी मीनिंग लिखी है कि इस प्रकार के मोनो हाइड्रोजन यौगिकों में इसमें हम लोग हाइड्रो एल्केन और हाइड्रो एरीन दोनों की संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला गया मोनो हाइड्रोजन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसके आधार पर 3 प्रकार के यौगिक होंगे, चाहे हाइड्रो एल्केन हो चाहे हाइड्रो एरीन हो। पहला एल्किल हैलाइड, या इसको बोलते हैं हाइड्रो एल्केन, इसका ये कॉमन नाम होता है इस ग्रुप का, और ये इसका आयुपैक नेम है, यानी आयुकेसी नेम है। चाहे एल्किल हैलाइड बोलो और चाहे हाइड्रो एल्केन बोलो। इसका देखो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, इसमें बच्चों ये जो कार्बन है देखो 3 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन से, या यूं कह सकते हैं कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा है, तो फिर कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 4। और अभी मैं बता रहा था कि जब 4 परमाणु जुड़ेंगे तो संकर्ण अवस्था उस कार्बन की क्या होगी? sp3। तो वही तो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसकी संकर्ण अवस्था क्या होनी चाहिए? sp3। तो इस कार्बन की संकर्ण अवस्था क्या हो जाएगी? sp3। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, और 1 कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और 1 क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी संकर्ण अवस्था हो गई कितनी? sp3। ठीक है, चलिए दूसरा है बच्चों यहाँ पे एलाइल हैलाइड। क्या है? एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड ग्रुप की देखिए पहचान ऐसे लिखा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से कार्बन लगा होगा, और इसी कार्बन से जो आपका X वाला हाइड्रोजन है वो जुटेगा। तो इस कार्बन से ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और जुटेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, तो 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो 4 एटम जुड़े, तो इस कार्बन की संकर्ण अवस्था क्या हो गई? sp3। और इसके जस्ट पहले जो कार्बन है उसकी संकर्ण अवस्था sp2 होना चाहिए। तो इसी प्रकार के यौगिक को बच्चों हम लोग एलाइल हैलाइड कहेंगे। फिर से सुनिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुटा हो उसकी संकर्ण अवस्था sp3 है या होनी चाहिए, और उसके जस्ट पहले जो कार्बन है इसकी संकर्ण अवस्था sp2 होनी चाहिए। तो इस प्रकार के यौगिक को बच्चों हम लोग एलाइल हैलाइड कहते हैं। अगला है बेंजाइल हैलाइड। जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हट के और उसके जगह एक कार्बन जुड़ जाए और उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, तो इस प्रकार के यौगिक को बच्चों लोग बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। समझ में बात आ गई? और इस कार्बन से देखिए 1 परमाणु 2 परमाणु 3 4 परमाणु जुटे हैं, तो संकर्ण अवस्था कितनी हो गई? sp3। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। अगला है बच्चों कि जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़े जिसकी संकर्ण अवस्था sp2 हो, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहेंगे sp2x बंध युक्त यौगिक। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन इसका, इसलिए इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, विनाइल हैलाइड
और एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड आप देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन की समकरण अवस्था क्या है बच्चों, sp2, क्योंकि इसमें देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर का डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात एक परमाणु इधर एक परमाणु इधर, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, तो इससे हो जाएगा कुल कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3, और 3 एटम जुड़े हुए समकरण अवस्था क्या होगी, sp3, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने उदाहरण लिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्लोरीन है बच्चों, एक्चुअल में इसको ऐसे बनाया जाए तो ये ऐसे होगा, ठीक है, इसकी संरचना ऐसे होगी, शायद आपको ऐसे लिखने समझ में ना आ रहा हो। देखिए अब इस कार्बन से देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन तो इस कार्बन से ऐसे ऊपर नीचे जुड़ा होगा, बॉन्डिंग हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होती है, तो ये कार्बन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन 2 और एक क्लोरीन हाइड्रोजन वाला जुड़ गया, तो कितने परमाणु हो गए, 3, तो समकरण अवस्था क्या हो गई इसकी, sp2। तो जब sp2 वाले से हाइड्रोजन जुड़े तो उसको हम लोग CsP2 यानी कार्बन की समकरण अवस्था sp2 बंद युक्त यौगिक कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण वाइनिल हैलाइड का, और दूसरा एरिल हैलाइड, जब किसी बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोजन परमाणु ऐड होता है, और आपको मालूम है बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है बच्चों सभी के सभी sp2 समकरण द्वारा जुड़े, क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग एरिल हैलाइड कहेंगे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन जिस परमाणु से जुड़ा उसकी समकरण अवस्था के आधार पे इस हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन को कितने भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक sp3 समकरण से जुड़ने वाले के और एक sp2 समकरण से जुड़ने वाले से, पुनः इसको 3 भागों में बांटा गया और पुनः इसको 2 भागों में बांटा गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।